स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा। बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं वर्क डन कैलकुलेशंस। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में वर्क डन कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि अगर एक कांस्टेंट फोर्स के द्वारा अगर कोई वर्क डन होता है तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी। ठीक है। फिर अगर मान लीजिए कि वेरिएबल फोर्सेस के द्वारा वर्क डन होता है तो उनकी वैल्यू कितनी रहेगी। अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स को अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो वर्क डन वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग को धीरे धीरे इन वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम पहले कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन की कैलकुलेशन सीखेंगे और इस वीडियो के एंड में हम लोग एक प्रॉब्लम भी करेंगे इसके ऊपर कि कैसे अगर वेक्टर फॉर्म में दे दिया जाए एफ को और एस को तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वर्क डन। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, वर्क डन जो है, वर्क डन ना हमारे फिजिक्स के अंदर ऐसे डिफाइन किया गया है कि अगर आप किसी भी चीज को धक्का देते हो तो आपके धक्का देने के कारण से जिस तरफ आपने धक्का दिया उस तरफ वो चीज कितनी शिफ्ट हुई। ठीक है। अगर मान लो कि जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे ये फोर्स एफ वेक्टर दिया हुआ है, ये एफ वेक्टर इस तरफ था। ठीक। लेकिन इस एफ वेक्टर के धक्का देने से और भी मान लो कि भाई और अलग अलग फोर्सेस भी लगने लग रही थी, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इस फोर्स की डायरेक्शन में ना चल के इस तरफ एस के अलोंग चला है। ठीक है। मान लो और भी दो तीन फोर्सेस थी, जैसे कि भाई यहाँ पे आप कह देते कि सर एक F2 और लगने लग रही थी। ठीक। तो ये F2 लगने लग रही थी ऐसे। तो अभी हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे F1 और F2 के नेट इफेक्ट के कारण ये ऑब्जेक्ट इस तरफ चलने लगा। ठीक है। तभी इसमें F1 ने भी कुछ वर्क किया, F2 ने भी कुछ वर्क किया। ठीक। तो F1 ने कितना वर्क किया, तो ध्यान रहे एक बात कि जो वर्क डन रहता है, वर्क डन इज डिफाइंड फॉर अ फोर्स, फॉर अ सिंगल फोर्स। ठीक। इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सिंगल फोर्स के लिए वर्क डन डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो वर्क डन हुए हैं, एक बिकॉज ऑफ F1 फोर्स, दूसरा बिकॉज ऑफ F2 फोर्स। ठीक भाई। तो अगर आपसे कोई कहते कि टोटल वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, टोटल वर्क डन मतलब कि आपको वर्क डन ऑफ F1 कैलकुलेट करना है और वर्क डन ऑफ F2 कैलकुलेट करना है। ठीक। अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं F1 का वर्क डन कितना हुआ। तो F1 का वर्क डन कितना हो गया, F1 का वर्क डन डिफाइन किया गया है कि F1 का कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ F1 मतलब कि फोर्स का कंपोनेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का कंपोनेंट किस तरफ का कंपोनेंट लेना है, अलोंग डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस तरफ की डायरेक्शन में फोर्स का कितना कंपोनेंट है। जैसे F1 है तो F1 का इस तरफ कितना कंपोनेंट है, तो F1 का इस तरफ कितना कंपोनेंट हो गया, F1 cos थीटा। ठीक है भाई। F1 cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, S। ठीक। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ये वर्क डन आ गया। अभी इसी चीज को हम लोग दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि भाई देखो, अभी अभी हम लोगों ने क्या सीखा है, हम लोगों ने सीखा कि हमारा जो वर्क डन आया वो आया कंपोनेंट ऑफ F इंटू S, ये लिखा था। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हो, F1 इंटू S cos थीटा। उस केस में भी आंसर क्या आएगा, सेम। तो इस केस में क्या किया हमने, F के कंपोनेंट नहीं बनाए, हमने किसके कंपोनेंट बनाए, S के। तो ये क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ S मतलब कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग F। तो सिंपल सा वर्क डन निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए। एक फॉर्मूला क्या है, या तो फोर्स का कंपोनेंट अलोंग डिस्प्लेसमेंट लो या फिर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग द फोर्स लो। दोनों ही तरीकों से जो अपना आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या किया गया, इस क्वेश्चन में ये ले लिया गया तो S cos थीटा लिया हुआ है। ठीक है, F का कंपोनेंट, S का कंपोनेंट। ठीक। तो ये कैसे क्वेश्चंस में ये तरीका फायदेमंद रहता है, ध्यान से समझना। ये वीडियो बहुत ही जरूरी रहेगी, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी जल्दी होने लग जाएंगे। जैसे वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर आपको लेना है, ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी के केस में क्या रहता है कि भाई ग्रेविटी हरदम नीचे की तरफ ही लगती है, mg फोर्स। ठीक।
तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ वहाँ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भी चल के आया है तो आपको क्या करना है, आपको देखो, आपको पता है कि भाई हमारी फोर्स तो हरदम किस तरफ रही, नीचे की तरफ। ठीक। तो फोर्स अपनी एक कांस्टेंट डायरेक्शन में हो गई। ठीक। तो फोर्स अपनी कांस्टेंट डायरेक्शन में हो गई, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि सर हम डिस्प्लेसमेंट का, किसका, डिस्प्लेसमेंट का, जैसे मान लो यहां से लेके यहां तक ये पूरा डिस्प्लेस, तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया, करेक्ट। चाहे ये किसी भी पाथ से आया था, या इस पाथ से था, लेकिन हमने कौन सा ये ले लिया शुरू से लास्ट तक का। ठीक है। तो एम जी इंटू ये जो हाइट है, ये हमारा आंसर हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालते टाइम हरदम याद रहे कि सबसे आसानी से वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे निकल सकता है। आपको क्या करना है, एम जी इंटू वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। जैसे मान लो कि भाई ऑब्जेक्ट ना यहां से यहां गया, ठीक, तो हम इसमें क्या कहेंगे कि अगर मान लो कि ये दूरी एल चला, ये एंगल हो गया थीटा, तो ये हो गया एल कोस थीटा और ये हो गया एल साइन थीटा। ठीक है। तो हमारे लिए वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा हो गया, एल साइन थीटा। ठीक। तो आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली कि अगर ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया तो वर्क डन बाय ग्रेविटी लिख सकते हैं एम जी इंटू एल साइन थीटा। ठीक। क्योंकि हम लोगों ने वर्टिकल कंपोनेंट ले लिया। ठीक है भाई। तो इस तरीके से अभी ये जो हम लोग सीखने लग रहे हैं, ये हमने सीखा कि भाई अगर हमने जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो अभी अगर हम देखें तो भाई फोर्स भी एक वेक्टर और एस भी एक वेक्टर। ठीक है। तो आप लोगों को पता ही है बच्चों कि ना, हम लोगों ने पहले चैप्टर में चीज सीखी हुई है कि अगर एफ एस कोस थीटा लिखा है तो इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, करेक्ट। क्योंकि जो थीटा है वो इन दोनों के बीच का एंगल है, तो एफ एस कोस थीटा हो गया। ठीक। तो ये हो गया एफ वेक्टर डॉट एफ वेक्टर। ये फॉर्मूला कब लाभदायक रहेगा हमारे लिए, व्हेन एफ एंड एस आर इन वेक्टर फॉर्म। जब वेक्टर फॉर्म में रहेंगे तब ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, जब नॉर्मल सिचुएशन रहेगी तब ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। समझ में आया अभी। तो अभी देखो इससे क्या क्या और हमें पता चल सकता है वर्क डन के बारे में, हमें ये वर्क डन के बारे में पता चल सकता है अगर थीटा लेस देन है 90 डिग्री तो अपना जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा अपना वर्क डन। क्यों आएगा वर्क डन पॉजिटिव, तो थीटा लेस देन 90 डिग्री का क्या मतलब होगा, जैसे ये सिचुएशन दिखाई गई। ठीक। तो इसका मतलब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल लेस देन 90 डिग्री हो तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। अगर थीटा हो जाए 90 डिग्री तो वर्क डन कितना है, जीरो। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि देखो मैं आपको सिंपल से टर्म्स में कुछ चीजें याद करवा देता हूं कि कभी भी जब अगर न मान लो कि आपने देखा कि वर्क डन पूछा हुआ है, तो अगर फोर्स की इच्छा के अनुसार काम हो, फोर्स की इच्छा के अनुसार काम होगा क्या मतलब है कि जिस तरफ फोर्स लगे अगर उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट हो जाए, या फिर फोर्स का कोई भी कंपोनेंट उस डायरेक्शन में आ जाए, तो उस केस में क्या रहेगा, वर्क डन पॉजिटिव रहेगा। ठीक। अभी इस केस में क्या होता है, थीटा 90 डिग्री के केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। परपेंडिकुलर हो गए तो फोर्स का कोई भी कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का लॉन्ग नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो उस केस में हम क्या कहेंगे, उस केस में हम ये कहेंगे कि भाई फोर्स की इच्छा के अनुसार काम नहीं हुआ तो वर्क डन कितना हो गया, जीरो। अगर थीटा हो ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री का मतलब कुछ ऐसा ये। ठीक है। अभी आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि अगर ये थीटा है तो अगर मैं इसमें देखूं तो फोर्स का एक कंपोनेंट पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है। और ये फोर्स का कंपोनेंट इस डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में इसको ले जाना चाह रहा है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन तो जा नहीं रहा। तो हम क्या डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है भाई। तो अभी चलो हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके ऊपर एक कि अगर जैसे वेक्टर फॉर्म में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है कि जैसे मान लो कि आपको ना एफ वेक्टर दे दिया, एस वेक्टर दे दिया, तो एफ वेक्टर क्या लिखा जाएगा, एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप। एस वेक्टर क्या लिखा जाएगा, एस एक्स आई कैप एस वाई जे कैप एस जेड। दोनों का क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट आपको पता ही है, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ। तो ये हो जाएगा एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड। सिंपल से ऐसे कर देंगे हम लोग। ठीक है। अभी देखते हैं जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है किस चीज के ऊपर बेस्ड,
क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट दिस टू दिस अंडर अ कांस्टेंट फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू हम लोगों को कितनी दी हुई है, फोर्स की वैल्यू दी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। और अगर हम देखें तो पोजीशन ए वेक्टर की क्या दी हुई है, कहाँ पे रखा था ए पहले, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक। गया कहाँ तक, बी तक गया है, बी क्या है 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या रहता है, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक। तो अगर फाइनल माइनस इनिशियल की बात करें तो फाइनल मतलब क्या हो गया, आर बी माइनस आर ए। जब हम इन लोगों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -i कैप -j कैप एंड -k कैप, ठीक है। तो और एफ वेक्टर ऑलरेडी हमारे पास कितना है बोलो, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वर्क डन अपने पास आ जाएगा एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अगर मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया तो आया -2 -3 -4, जो भी आया आंसर वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो कभी भी इस तरीके का आपको अगर मिलता है वेक्टर फॉर्म में तो आप उसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे अगर एक वेरिएबल फोर्स दी गई है तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे कैलकुलेट होता है। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा।